नमस्कार। आज हम एक ताज़ा कानूनी मामले पर मतलब गहराई से बात करने वाले हैं। ये 31 जुलाई 2025 की एक रिपोर्ट पर आधारित है। जी हाँ, और ये जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट के एक काफी अहम फैसले से। हाँ, ये फैसला इस बात से जुड़ा है कि कब किसी आपराधिक मामले को रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल, खासकर तब जब उसी मुद्दे पर पहले से कोई सिविल केस चल रहा हो, दीवानी मामला। और पहली नजर में शायद अपराध का कोई ठोस सबूत भी ना दिखे। सही कहा, मतलब आपराधिक इरादा साफ ना हो। अच्छा, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। एक स्थिति सोचते हैं, जैसे मान लीजिए बेंगलुरु में कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है दो पार्टियों के बीच। पहले मामला सिविल कोर्ट गया। ठीक। शायद कोई एग्रीमेंट हुआ होगा बेचने का, वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, अनुबंध लागू करवाने या शायद नुकसान के लिए। बिल्कुल, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक पार्टी उसी लेन देन पर पुलिस में एफआईआर करवा देती है। और आरोप क्या? धोखाधड़ी, विश्वासघात, क्रिमिनल चार्जेस। हाँ, तो अब एक ही प्रॉपर्टी, एक ही सौदा, पर दो अलग अलग कोर्ट में केस, सिविल भी क्रिमिनल भी। और यही मतलब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये कई सवाल खड़े करता है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो मूल सवाल क्या है यहाँ? कब कोई वादा तोड़ना सिर्फ सिविल मामला है? हाँ, मतलब सिर्फ अनुबंध का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं। और कब वो धोखाधड़ी जैसा मतलब एक आपराधिक अपराध बन जाता है? ये लाइन कहाँ है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी डील्स में ऐसा तो होता ही है, वादे टूटते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या हर टूटे वादे पर क्रिमिनल केस कर देंगे? ये केस इसी बारीक फर्क को समझाता है कि क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल कहाँ तक ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हुआ था? मतलब कहानी शुरू कहाँ से हुई? देखिए, ये मामला शुरू हुआ एक प्राइवेट कंप्लेंट से। एक व्यक्ति थे, कीर्तिराज शेट्टी। अच्छा, उन्होंने बैंगलोर की एक प्रॉपर्टी के सौदे को लेकर SN विजयलक्ष्मी और उनके परिवार वालों पर आरोप लगाए। कैसे आरोप? काफी गंभीर। धोखाधड़ी यानी चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक विश्वासघात, और कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश। ओके। और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली इन आरोपों पर? हाँ, FIR हुई और उसमें IPC की कई धाराएं लगी। मेन थी धोखाधड़ी वाली, जैसे 420। 420 तो बहुत कॉमन है। हाँ, फिर आपराधिक विश्वासघात की 406 और साथ में धमकी, बेइज्जती, जबरन वसूली, आपराधिक साजिश, मतलब काफी कुछ लगा दिया था। काफी संगीन मामला बना दिया गया। लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, इस एफआईआर से पहले भी कुछ चल रहा था। हाँ, यही तो पेंच है इस केस का। इस FIR से पहले ही जो शिकायतकर्ता थे, कीर्तिराज शेट्टी जी, उन्होंने उसी प्रॉपर्टी के लिए एक सिविल मुकदमा दायर कर दिया था। अच्छा, किस लिए? जो बिक्री का समझौता हुआ था, एग्रीमेंट टू सेल, उसे लागू करवाने के लिए, जिसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। ओह, तो मतलब वो पहले ही सिविल कोर्ट से कह रहे थे कि सौदा पूरा करवाओ। बिल्कुल। तो एक तरफ सिविल कोर्ट में सौदा लागू करवाने की अर्जी, और दूसरी तरफ उसी सौदे पर धोखाधड़ी का क्रिमिनल केस। अजीब है। तो जो अभियुक्त थे, विजयलक्ष्मी और बाकी लोग, उन्होंने एफआईआर का विरोध तो किया ही होगा। जाहिर है, वो गए कर्नाटक हाईकोर्ट, कहा कि ये FIR रद्द की जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, याचिका खारिज कर दी। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए होंगे? हाँ बिल्कुल, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उनकी मेन दलीलें क्या थीं? क्या पॉइंट्स रखे उन्होंने? देखिए, उनकी सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे मजबूत दलील ये थी कि FIR में जो लिखा है, अगर उसे सच भी मान ले, हाँ, तो भी धोखाधड़ी यानी IPC 420 और आपराधिक विश्वासघात यानी IPC 406 के जो कानूनी तत्व है, वो बनते ही नहीं। मतलब उनका कहना था कि शिकायत में ही इन अपराधों का बेसिस नहीं है। बिल्कुल, कि ये मामला असल में है तो सिविल नेचर का, प्रॉपर्टी के लेन देन का झगड़ा है, जिसके लिए सिविल केस तो चल ही रहा है पहले से। हाँ, इसे जबरदस्ती क्रिमिनल बनाया जा रहा है, यही उनका तर्क था। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया होगा कि जब एग्रीमेंट हुआ था, तब धोखा देने का इरादा नहीं था। सही पकड़ा आपने। उन्होंने कहा कि जब 2015 में एग्रीमेंट टू सेल और वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब GPA बना था, हाँ, मुख्तारनामा जिसे कहते हैं जी, उस वक्त उनकी कोई बेईमानी की नीयत नहीं थी। और धोखाधड़ी के लिए ये जरूरी है कि इरादा शुरू से हो। मतलब एग्रीमेंट करते वक्त ही धोखा देने का इरादा होना चाहिए। हाँ, बाद में अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं तो उसके कारण और हो सकते हैं, शायद कीमत बढ़ गई हो या कोई और वजह हो, लेकिन वो शुरुआती धोखाधड़ी नहीं मानी जा सकती। यही उनका कहना था। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही कई पुराने फैसलों का हवाला भी दिया, जैसे प्रियंका श्रीवास्तव केस है, ओंकार नाथ मिश्रा, जे सागर सूरी।
हाँ, ये जाने माने केस है। देखो तो पहली नजर में जिसे प्राइमा फेसी कहते हैं, हाँ, अपराध बनता हुआ दिखता है, तो इसलिए पूरी जांच होनी चाहिए। एफआईआर को इतनी जल्दी रद्द नहीं करना चाहिए। और बेईमानी के इरादे के बारे में क्या कहा? किस आधार पर कह रहे थे कि इरादा बेईमानी का था? उन्होंने कहा कि देखिए 2015 में अग्रीमेंट हुआ, जीपीए बना, पैसे भी लिए, लेकिन बाद में अभियुक्तों ने जीपीए कैंसिल कर दिया, कुछ नए कागजात भी बना लिए। तो ये दिखाता है कि उनकी नीयत खराब थी। अच्छा। और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस ने जांच पूरी कर ली है, चार्जशीट भी फाइल हो गई है 28 अगस्त 2024 को, और उस चार्जशीट में बेईमानी के इरादे के सबूत मिले हैं, ऐसा उनका कहना था। ओह, तो मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी माना कि क्रिमिनल केस बनता है? हाँ, प्रतिवादी के वकील के अनुसार जांच में ऐसे तथ्य सामने आए थे, और उन्होंने कोर्ट से एक और गुजारिश की। क्या? कि अगर आप एफआईआर रद्द करते भी हैं तो कम से कम अभियुक्तों को प्रॉपर्टी में कोई तीसरा हक बनाने से रोकिए, मतलब किसी और को बेचने या गिरवी रखने से, ताकि सिविल मुकदमे का मकसद ही खत्म ना हो जाए। बिल्कुल। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी दलीलें थीं, कोर्ट ने क्या किया? कैसे विश्लेषण किया इन आरोपों का? सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को मतलब बहुत बारीकी से देखा। पहले उन्होंने देखा आपराधिक विश्वासघात का आरोप, आईपीसी 406 वाला। हाँ। कोर्ट ने कहा भाई ये धारा तो यहाँ लगती ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपराधिक विश्वासघात के लिए क्या जरूरी है कि आपको कोई संपत्ति सौंपी गई हो, इंट्रस्टमेंट हुआ हो, और आपने उसका गलत इस्तेमाल किया हो। अच्छा। यहाँ तो अभियुक्त खुद प्रॉपर्टी के मालिक थे, उन्हें किसी ने प्रॉपर्टी सौंपी थोड़ी थी, वो तो उनकी अपनी थी। तो मालिक अपनी ही संपत्ति का इस तरह से आपराधिक विश्वासघात नहीं कर सकता। ये बहुत अहम कानूनी नुक्ता है। ठीक है। और धोखाधड़ी, मतलब आईपीसी 420 के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? वो तो सबसे कॉमन आरोप है। धारा 420 के लिए कोर्ट ने फिर वही सिद्धांत दोहराया कि धोखाधड़ी तब बनती है जब समझौते के वक्त ही शुरू से ही बेईमानी का इरादा हो। हाँ, ये बात पहले भी आई थी। जी। कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये लगे कि 2015 में जब एग्रीमेंट और जीपीए बने तब अभियुक्तों का इरादा धोखा देने का था। लेकिन बाद में तो उन्होंने जीपीए रद्द किया, प्रॉपर्टी नहीं बेची, ये धोखा नहीं? यही कोर्ट ने वो लाइन खींची सिविल और क्रिमिनल के बीच। उन्होंने कहा कि बाद में एग्रीमेंट की शर्तें पूरी न करना या वादे से मुकर जाना, ये अनुबंध का उल्लंघन हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए सिविल कोर्ट है। हाँ। लेकिन हर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्रिमिनल फ्रॉड नहीं बन जाता जब तक वो शुरुआती बेईमानी का इरादा साबित न हो। ये बात थोड़ी मतलब आम सोच से अलग है। लोग तो सोचते हैं पैसा लिया, वादा नहीं निभाया तो चीटिंग हो गई। बिल्कुल, पर कानूनी तौर पर चीटिंग के लिए वो मेंस रेया, वो गिल्टी माइंड, वो शुरुआती इरादा बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि एक ही घटना पर सिविल और क्रिमिनल केस साथ साथ चले। हाँ, ऐसा होता है कई बार। लेकिन इस खास मामले में जो झगड़े का मूल चरित्र है वो पूरी तरह से सिविल है, दीवानी है। इसे आपराधिक रंग देना ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, ये तो काफी गंभीर बात कह दी कोर्ट ने। इसका मतलब है कि कोर्ट मान रही है कि क्रिमिनल केस शायद सही नीयत से नहीं डाला गया था। हाँ, ये दिखाता है कि अदालतें सतर्क हैं कि कहीं लोग सिविल झगड़ों में प्रेशर बनाने के लिए क्रिमिनल लॉ का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। और उन्होंने वो प्रियंका श्रीवास्तवा वाले केस की प्रोसीजरल जरूरत पर भी ध्यान दिया कि मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले पुलिस के पास जाना, एफिडेविट देना जरूरी है। हाँ। कोर्ट ने माना कि ये जरूरी तो है, पर इस केस में एफिडेविट दिया गया था तो उस प्रक्रिया में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली। तो इन सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों के खिलाफ जो एफआईआर थी, जो चार्जशीट फाइल हुई थी और जो निचली अदालत ने संज्ञान लिया था, वो सब रद्द कर दिया। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। मतलब क्रिमिनल कार्रवाई पूरी तरह से खत्म। ये राहत क्या सिर्फ उन्हीं को मिली जो सुप्रीम कोर्ट गए थे? नहीं, कोर्ट ने एक और अभियुक्त थी, विद्याश्री वीएस, जो अपील में सीधे तौर पर पार्टी नहीं थी, उन्हें भी समानता के आधार पर, मतलब पैरिटी पर, यही राहत दी। अच्छा, और वो जो सिविल मुकदमा था जो शिकायतकर्ता ने पहले डाला था, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि क्रिमिनल केस रद्द होने से सिविल केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपनी मेरिट पर चलता रहेगा। ठीक है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक इसी प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ और याचिकाएं पेंडिंग है, तब तक प्रॉपर्टी में कोई थर्ड पार्टी राइट्स न बनाए जाएं, ताकि किसी का नुकसान न हो। सुष्मा, एक बात और थी, वो बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA के साथ मिली भगत की, उस पर कोर्ट ने कुछ कहा?
कोर्ट ने माना कि हाँ ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन कहा कि ये मुद्दा एक दूसरे पेंडिंग केस से जुड़ा है, तो उस पर वहीं विचार होगा। इस फैसले में उस पर कोई नतीजा नहीं निकाला। समझ गया। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब अगर हम इस पूरे मामले से कुछ निचोड़ निकालना चाहें तो वो क्या होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से ये केस कुछ बहुत जरूरी बातें साफ करता है। पहली और शायद सबसे अहम कि एक सिविल गलती जैसे वादा तोड़ दिया हाँ, और एक आपराधिक अपराध जैसे धोखाधड़ी, इसके बीच एक बहुत पतली लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये केस उस लाइन को फिर से मजबूत करता है। सही। सिर्फ इसलिए कि कोई डील खराब हो गई या किसी ने अपना वादा नहीं निभाया, वो अपने आप में क्राइम नहीं है। बिल्कुल, आपराधिक इरादा खासकर धोखाधड़ी में वो शुरू से होना चाहिए। बाद में अगर हालात बदलें, मन बदला, तो वो ज्यादातर सिविल लॉ का मामला है। हाँ, ये बात तो अब बिल्कुल साफ है। दूसरी अहम बात जो आपने भी उठाई थी, वो है कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। कोर्ट का ये कहना कि जो झगड़ा असल में सिविल है उसे क्रिमिनल रंग देना गलत है, ये एक बहुत कड़ा संदेश है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कई बार लोग शायद जल्दी रिजल्ट पाने के लिए या दूसरे पर दबाव बनाने के लिए क्रिमिनल लॉ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सही कानूनी रास्ता चुनना कितना जरूरी है, ये बात भी सामने आती है। अगर नुकसान कॉन्ट्रैक्ट टूटने से हुआ है तो सिविल कोर्ट जाओ। क्रिमिनल केस तभी करो जब वाकई अपराध हुआ हो। तीसरी बात यह है कि अदालतें सिर्फ एफआईआर में लिखी बातों पर नहीं जाती, वो देखती हैं कि मामले की जड़ क्या है, विवाद का मूल तत्व क्या है। हाँ, वो सिर्फ आरोपों को नहीं देखती, बल्कि ये समझने की कोशिश करती हैं कि क्या सच में कोई आपराधिक इरादा था या ये बस एक बिजनेस या प्रॉपर्टी का झगड़ा है जिसे गलत रंग दिया जा रहा है। सही कहा। और आखिर में ये भी याद रखना जरूरी है कि यहाँ क्रिमिनल केस तो रद्द हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि अभियुक्त बिल्कुल बरी हो गए। वो सिविल मुकदमा अभी भी चलेगा। हाँ, उन्हें अभी भी सिविल कोर्ट में जवाब देना होगा, साबित करना होगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा या अगर तोड़ा तो हर्जाना देना होगा। एकदम सही। क्रिमिनल केस का रद्द होना सिर्फ ये बताता है कि प्रोसिक्यूशन के पास धोखाधड़ी या विश्वासघात जैसे क्रिमिनल इल्जाम साबित करने के लिए शुरुआती सबूत काफी नहीं थे। सिविल लायबिलिटी का सवाल अभी भी खुला है, उसका फैसला सिविल कोर्ट करेगा। इस पूरे मामले पर सोचते हुए एक सवाल आता है मन में, आपको क्या लगता है आजकल ये ट्रेंड बढ़ रहा है क्या कि पैसे या कॉन्ट्रैक्ट के झगड़ों को शायद जानबूझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट में बदल दिया जाता है? लोग सोचते होंगे एफआईआर से प्रेशर बनेगा, गिरफ्तारी का डर होगा, मामला जल्दी निपट जाएगा, भले ही वो असल में सिविल नेचर का क्यों ना हो। ये एक चिंता की बात तो हो सकती है, और शायद ये फैसला इसी तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लीगल सिस्टम के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में क्या कहता है? क्या हम क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल उन झगड़ों के लिए कर रहे हैं जिनके लिए वो बना ही नहीं है? ये सोचने वाली बात है।